विद्यार्थियों, हम संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में संसद की विधायी प्रक्रिया के तहत सामान्य विधायी प्रक्रिया के बारे में अपने बातचीत की थी विस्तार से। उसके तहत के सामान्य विधेयक वो संसद से किस प्रकार से पारित हो रहा है उस पर चर्चा की है। आज की क्लास है, उस क्लास में अपन विचार करेंगे विधायी प्रक्रिया के तहत जो वित्त विधेयक है और जो धन विधेयक है। वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया है, वित्त विधेयक किसे कहेंगे, धन विधेयक किसे कहेंगे और ये किस प्रकार से पारित होता है, इन सब बातों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि सामान्य तौर पर जो विधेयक होते हैं वो एक तो साधारण विधेयक होता है, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। ये चार टाइप के विधेयक होते हैं और विधेयक के प्रस्तुत करने के आधार पर अपने बात की थी। यदि विधेयक को कोई मंत्री प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब वो सरकारी विधेयक, और मंत्री के सिवाय संसद का कोई अन्य सदस्य यदि विधेयक को पेश कर रहा है तो वो गैर सरकारी या निजी या प्राइवेट बिल कहलाता है। जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, एक तो बात ये। और साधारण विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति से भी अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है। लेकिन धन विधेयक है, वो धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में रखने के बाद में ही राज्यसभा में रखा जाएगा। इसके साथ साथ में उसको लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो धन विधेयक और वित्त विधेयक पहले है क्या, इसको देख लेंगे और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। ये जो धन विधेयक है, सामान्य तौर पर अपन ये बात करें, ये देखो एक अपन डायग्राम बनाते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक तो सामान्य तौर पर वार्षिक आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वो मतलब विशेष तौर से सामान्य तरह उसको कहेंगे वित्त विधेयक के तौर पर। ये जो वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक को अपन 2-3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो अनुच्छेद है 110, अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3), 117(3), इन तीनों भागों में बांटा गया है। वित्त विधेयक 3 भाग में बांट दिए गए। एक हो गया अनुच्छेद 110। ये जो अनुच्छेद 110 है, ये जो है उसको कहेंगे धन विधेयक। क्या कहेंगे? धन विधेयक। और ये जो बाकी दो अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 117(3) में जो बातें बताई गई है वो है वित्त विधेयक। इसको वित्त विधेयक पहला कह सकते हैं, वित्त विधेयक पहले टाइप का। और ये जो वित्त विधेयक है, ये वित्त विधेयक है दूसरे टाइप का, विश्व विधेयक। तो मोटे मोटे तौर पर पहले ये संवैधानिक प्रावधान हो गए कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो बातें बताई गई है वो धन विधेयक कहलाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 117 में, मोटे तौर पर अनुच्छेद 117 में वो वित्त विधेयक है। ये 2 टाइप होता है, उसमें कौन कौन से प्रावधान हो रहे हैं। अब ये जो एक प्रश्न इस टाइप से आ सकता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो संवैधानिक प्रावधान है। तो यहाँ आपने देख लिया कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया कौन से? धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक के पारित होने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वो अनुच्छेद 109 में। ये बात ध्यान रखनी, ये पहले तथ्यात्मक बातें हो रही है। अभी धन विधेयक 109 अनुच्छेद, इसमें धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया बताई गई है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। धन विधेयक अपने आप में वित्त विधेयक ही होता है। इन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इस बात को आपको याद करना ही पड़ेगा। यानी यूँ कह सकते हैं, ये देखो, ये जो सर्कल है ये वित्त विधेयक है। अब इस वित्त विधेयक के अंदर ये हो जाएगा धन विधेयक, यानी ये वित्त विधेयक
और ये धन विधेयक। मतलब ये सर्कल याद करना, मतलब वित्त विधेयक का जो क्षेत्र है वो विस्तार ज़्यादा है, धन विधेयक का विस्तार कम है। अब ये बात देखनी जरूरी है कि आखिर वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है। दोनों में काम धन से संबंधित या वित्त से संबंधित काम हो रहा है, तो ये देखना है वो वित्त विधेयक जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है वो धन विधेयक कहलाएगा। यानी 110 के तहत जो बातें बताई गई उससे संबंधित कोई भी वित्त विधेयक होगा तो वो धन विधेयक के अंतर्गत। सामान्य पर सरल भाषा में यदि समझे तो धन विधेयक क्या होगा, तो एक तो ये देखो कर के लगाने से संबंधित, किसी भी प्रकार का कर लगाना, कर को घटाना या कर को बढ़ाना या कर में परिवर्तन करना, इससे संबंधित कोई भी यदि बात हो रही है इसका मतलब वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। पहली चीज़ तो ये, यानी कर के लगाने, घटाने या बढ़ाने से संबंधित कोई बात आ रही है, ठीक है। या फिर भारत सरकार की कोई उधारी है, उधारी से संबंधित कोई मामले है तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। और क्या क्या आता है देखो धन विधेयक के अंतर्गत, संचित निधि जो भी है, संचित निधि, इसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई बात हो रही है, संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित या इसमें धन के जमा करने या व्यय करने से संबंधित बातें हो रही है तो भी ये धन विधेयक आएगा। और क्या हो रहा है देख लो, संचित निधि पर कोई भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित विधेयक है वो भी धन विधेयक आएगा। या फिर संचित निधि में से भारित व्यय को मतलब बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धन विधेयक को परिभाषित अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक क्या होगा, तो कर के लगाने से संबंधित, घटाना है, बढ़ाना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो ये हो जाएगा। या भारत सरकार की किसी उधारी से संबंधित है या प्रतिभूति से संबंधित कोई देने से संबंधित कोई बात हो रही है, धन विधेयक होगा। संचित निधि की अभिरक्षा से संबंधित, उसमें धन जमा करने या निकालने से संबंधित बातें वो, और संचित निधि पर कोई भारित व्यय है, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। बाकी सब होंगे वो वित्त विधेयक होंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है। अब देखो आखिर अपन ये देखते हैं, इन वित्त विधेयक को अपन बाद में देख लेते हैं। तो इन सब बातों को छोड़ करके, यानी अब कह देंगे वित्त विधेयक क्या होता है, तो अनुच्छेद 110 की प्रावधानों को छोड़ करके बाकी सब विधेयक होंगे वो क्या होंगे, वित्त विधेयक होंगे। अब इसको वित्त विधेयक को अलग से देखेंगे, क्योंकि ये देखो धन विधेयक अपन पढ़ रहे हैं तो पहले धन विधेयक की बात करें। धन विधेयक है क्या, ये बात होगी अनुच्छेद 110 में क्लियर। अब ये देखनी है कि ये जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक के पारित होने की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 109 में दे रखी है। अब अनुच्छेद जो 109 है वो क्या है, तो इसमें प्रक्रिया में ये बताया गया है कि धन विधेयक पहले किस में रखा जाएगा, तो धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं। पहली चीज ये, धन विधेयक को पहले लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक भेजा जाएगा किसके पास में, लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक जाएगा राष्ट्रपति, नहीं सॉरी राज्यसभा के पास में। लेकिन यहाँ ये बात रखना है, लोकसभा एक उस विधेयक के साथ में प्रमाण पत्र देगा। क्या देगा, प्रमाण पत्र देगा कि ये विधेयक है वो क्या है, धन विधेयक है। ये ध्यान रखना है। लोकसभा जब भी विधेयक को राज्यसभा के पास भेजती है या राज्यसभा के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र लगा हुआ होता है उस विधेयक में, और वो कहा जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या कोई नहीं है, इससे संबंधित अंतिम निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही लेगा। ये भी ध्यान रखना है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय मतलब धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अब देखो
लोकसभा से चला गया राज्यसभा के पास में और राज्यसभा के बाद में चला गया राष्ट्रपति के पास में। तो यहाँ देखना है सामान्यतः राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये अपन सामान्य विधेयक की प्रक्रिया में देखा था। सामान्य कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। ये ध्यान रखना है। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है। क्यों नहीं भेज सकता है? तो इसका रीजन है क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा रहा है। तो ये कंडीशन होगी धन विधेयक के संबंध में। तो मोटे मोटे तौर पर या देखें विस्तार से यदि देखें तो धन विधेयक पूरी बात क्लियर होगी। धन विधेयक को आपको महत्वपूर्ण बातों को अनुच्छेद 109 देखना है और अनुच्छेद 110 देखना है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, इसमें ये बातें बताई गई है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पहले रखा जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास में जाएगा। जब राज्यसभा में विधेयक भेजा जा रहा होता है तो उस समय लोकसभा उस विधेयक पर अपना प्रमाण पत्र देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उसको अनिवार्यतः क्या देगा? अनुमति देगा। लेकिन जब धन विधेयक को लोकसभा से राज्यसभा के पास भेजा जा रहा होता है तो राज्यसभा के पास इसमें कोई ज़्यादा शक्ति होती नहीं है। राज्यसभा इसको अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 17 दिन तक के लिए। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि इसके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो ये बातें होगी धन विधेयक के संबंध में मोटे मोटे तौर पर। लास्ट में अपन एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे। ये हो गया धन विधेयक। अब देखो दो चीज़ें, अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3), यानी वित्त विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक ये दो टाइप का होगा। इसमें दो टाइप में, एक टाइप है अनुच्छेद 117 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 117 का क्लॉज 3। अब इसमें क्या है आप देखते हैं, इसको मैं यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ। देखो अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक, इसको अपना वित्त विधेयक फर्स्ट का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो अनुच्छेद 117(1) का वित्त विधेयक है और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो धन विधेयक है, इसकी और इसकी दो समानताएं। बाकी सब सामान्य तौर पर एक बात ये भी आप ध्यान रख लें, वित्त विधेयक अपने आप में सामान्य विधेयक ही होता है, इसको छोड़ करके। यानी वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के प्रावधानों को छोड़ करके बाकी सब वित्त विधेयक है वो होंगे सामान्य विधेयक, यानी उसके संबंध में जो प्रक्रिया होगी वो सामान्य विधेयक के समान ही प्रक्रिया होगी। ये बात होगी पूरी। इसके बाद देखो तो अनुच्छेद 117(1) है, इसमें और अनुच्छेद धन विधेयक में दो समानता है। अनुच्छेद 117(1) व धन विधेयक, इसमें दो समानताएं, और वो कौन कौन सी? एक तो इसमें ये देखना है कि इसमें ये भी लोकसभा में पहले रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। एक तो लोकसभा में पहले और दूसरा पूर्व अनुमति से। ये दो बातें अनुच्छेद 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक आएंगे उसमें और अनुच्छेद 117 यानी धन विधेयक में दो समानताएं, बाकी सभी प्रक्रिया सामान्य विधेयक के समान होगी। यानी इसके बाद में बाकी प्रक्रिया, ये दो समानताएं, इसके बाद बाकी प्रक्रिया सामान्य विधेयक की तरह। सामान्य विधेयक के समान। अब बाकी सब सामान्य विधेयक के समान, इसका मतलब जो वित्त विधेयक होता है उस वित्त विधेयक को सामान्य विधेयक की तरह उसमें संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, उसको राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, क्योंकि सामान्य विधेयक में ये होता है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
तो अनुच्छेद 117 वाली बातों में ये दो बातों तो अपवाद के रूप में ये रखना है कि ये तो पहले लोकसभा में रखा जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, लेकिन बाकी सब प्रक्रिया होगी 117 में वो सामान्य विधेयक के समान ही होगी, यानी इसमें संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है और इसको पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है। अब एक और देखो, इसको देख लेते हैं। ये दूसरा टाइप का जो धन विधेयक है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत जो धन विधेयक है ये क्या है, ये सॉरी धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। ये संचित निधि से व्यय से संबंधित है, यानी 117(3) का जो वित्त विधेयक है वो संचित निधि के व्यय से संबंधित है, संचित निधि के व्यय से संबंधित है। इसमें वो अपने आप में ये सामान्य विधि होता है और वो सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। तो कहने का मतलब हुआ ये जो पूरी प्रक्रिया है, धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है, इसको सबसे पहले ये देखना है कि धन विधेयक अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर ये जो वित्त विधेयक है दो टाइप होंगे, ये अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3), ये दो टाइप का हो गया। अब 117(1) और 117(3) की बातें ये देखनी है। 117(1) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक में दो बातों में समान है और वो दो बातें होगी, इसको लोकसभा में पहले रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और लोकसभा की में पहले रखा जाएगा, बाकी सब विशेषताएं सेम रहेगी। तो ये बात होगी। अब देखो, यदि छोटी छोटी मोस्ट महत्वपूर्ण तथ्य आ जाए, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाएगा। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। बाकी वित्त विधेयक है वो अनुच्छेद 110 को छोड़ करके बाकी सब सामान्य विधेयक की तरह ही संसद में पारित होते हैं। तो ये था धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में संसद के पास में कौन कौन सी शक्ति है। मोटे तौर पर ये देखें तो धन विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों के मामलों में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त है। लोकसभा ज़्यादा ताकतवर है, राज्यसभा इससे संबंधित विधेयक है वो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक क्या है, संविधान में संशोधन से संबंधित संसद की क्या शक्ति है, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।